अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हम लोगों ने देखा कि स्केलेटल मसल के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अडेप्टेशंस को अफेक्ट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के नतीजे के अंदर कौन कौन से ऐसे गेन्स होते हैं या स्केलेटल मसल के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। यहाँ पर पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पीछे पढ़ा है कि इंड्योरेंस ट्रेनिंग कराने के लिए हमारे प्रिंसिपल्स डिफरेंस होते हैं और अगर हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी है तो हमारे प्रिंसिपल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह वो कहता है कि जो इंड्योरेंस ट्रेनिंग के मसल अडेप्टेशंस हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मसल अडेप्टेशंस ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, दोनों के डिफरेंट तरह के गेन्स आपको देखने में मिलते हैं। अगर हम देखें तो आपकी बुक के अंदर कुछ उसे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है और कुछ एक टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। टेबल बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समराइज करता है। खाली अगर टेबल कर लेंगे तो इट वुड बी इनफ। ठीक है, अगर वो कहता है कि हमारे पास सबसे पहले स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं, वो कहता है कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें तो ये बात तो हमें पता भी है कि क्या होता है कि मसल का साइज इंक्रीज होता है, मसल का बल्क इंक्रीज होता है। इन अदर वर्ड्स क्या होती है, मसल फाइबर हाइपरट्रॉफी होती है। दूसरी चीज वो कहता है कि हो सकता है कि मसल फाइबर हाइपरप्लेजिया भी हो जाए, यानी वहां पर नए सेल्स बनना शुरू हो जाएं। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरी चीज क्या हो सकती है, फाइबर टाइप रीमॉडलिंग। हमें ये बात पीछे हमने पढ़ी कि हमारे पास टाइप 1 के जो फाइबर्स होते हैं दे आर हाईली फटीग रेजिस्टेंट। जो टाइप 2 के फाइबर्स होते हैं इनकी फटीग रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कि वो टाइप 2 बी के हैं या टाइप 2 ए के हैं। जो टाइप 2 बी वाले ज़रा जल्दी फटीग हो जाते हैं और टाइप 2 ए वाले थोड़ा सा कम जल्दी फटीग होते हैं ना। तो वो कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है कि जब भी कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है तो उसकी फटीग रेजिस्टेंस इंप्रूव करने के लिए क्या होता है, फाइबर टाइप रीमॉडलिंग होती है और टाइप 2 बी वाले फाइबर्स किस में कन्वर्ट होते हैं, टाइप 2 ए फाइबर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा होता। ठीक है, हो सकता है कि टाइप 2 बी वाले टाइप 2 ए में कन्वर्ट हो जाए लेकिन टाइप 1 वाले टाइप 2 में कन्वर्ट नहीं हो रहे या टाइप 2 वाले 1 के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहे, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, डिस्ट्रीब्यूशन वही रह रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे आता है, वो कहते हैं कि कैपिलरी डेंसिटी के अंदर यहाँ पर कोई चेंज नहीं आता। अच्छा, ये बहुत सिंपल सी बात है। वो कहता है हमें पता है ना किसी भी एक्सरसाइज के नतीजे के अंदर ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ब्लड फ्लो इंप्रूव हो रहा है तो कैपिलरी डेंसिटी भी इंप्रूव हो। वो कहते हैं कि ब्लड फ्लो जरूर इंप्रूव होगा लेकिन जरूर एंजियोजेनेसिस नहीं होगा, यानी वहां पर नई ब्लड वेसल्स नहीं बनेंगी। ठीक है, अगर बनेंगे भी तो बहुत मिनिमल या नहीं बनेंगी। ठीक है, यहाँ हो सकता है कि पहले से मौजूद डेंसिटी भी है वो भी कम हो जाए। ठीक है, ये चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहते हैं कि हो सकता है कि माइट्रोकॉन्ड्रियल डेंसिटी या फिर वॉल्यूम भी कम हो जाए। अच्छा, ये सब चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से कि वहाँ पर मसल फाइबर हाइपरट्रॉफी हो रही है, हाइपरट्रॉफी हो रही है, मसल का साइज इंक्रीज हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि अगर उसका साइज इंक्रीज हो रहा है तो प्रीवियसली उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी सारा का सारा चेंज होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि माइट्रोकॉन्ड्रियल डेंसिटी भी शायद आपको कम देखने को मिले और कैपिलरी बेड डेंसिटी भी आपको कम ही देखने को मिले क्योंकि मसल हाइपरट्रोफाइड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है, अगर हम इंड्योरेंस ट्रेनिंग की बात करें तो वो कहते हैं कि मसल फाइबर हाइपरट्रॉफी इतनी ज़्यादा इसके अंदर नहीं होती है, लेकिन चूंकि रिपीटेटिव एक्टिविटी हो रही है और जाहिर सी बात है मसल फाइबर हाइपरट्रोफाइड नहीं हो रहे, उनका साइज वही रह रहा है लेकिन वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इंटरनली उनके अंदर क्या चेंज आ रहा है, वहाँ पर कैपिलरी बेड डेंसिटी भी इंप्रूव हो रही है और वहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रियल डेंसिटी भी इंप्रूव हो रही है। माइट्रोकॉन्ड्रिया का साइज और वॉल्यूम इंप्रूव हो रहा है जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छे से हो रही है। माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ये बात तो हम सबको पता है, तो वहाँ पर एनर्जी अच्छी आ रही है उसके अंदर। ठीक है, मेटाबॉलिज्म सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं जिसकी वजह से उसकी एनर्जी ज़्यादा हो रही है, इसीलिए वो ज़्यादा टाइम के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पा रहा है। ये चीज़ें आती हैं हमारे पास इंड्योरेंस ट्रेनिंग के गेम्स के अंदर। अब स्केलेटल मसल अडेप्टेशंस पढ़ने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है न्यूरल सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। अच्छा, न्यूरल सिस्टम के अंदर ये चेंजेस आ रहे होते हैं कि चूंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही होती है तो वहाँ पर मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट इंक्रीज होती है, मोटर यूनिट की फायरिंग इंक्रीज होती है, यानी ज़्यादा जल्दी उसके पास इंपल्सेस आती हैं, ट्विस्ट टाइम भी उससे अफेक्ट होता है। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि फायरिंग की सिंक्रोनाइजेशन होती है। सिंक्रोनाइजेशन हमें पता है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मसल के ऊपर फायरिंग होने की और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होने की। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर होती है, जबकि वो कहते हैं इंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट न्यूरल चेंजेस आपको ऐसे देखने में नहीं मिलते हैं। लेकिन अब हम आते हैं मेटाबॉलिक और एंजाइमेटिक चेंजेस कौन कौन से होते हैं। वो कहते हैं कि जब भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है तो एटीपी इंप्रूव होता है, आपका जो है वो पीसी स्टोरेज भी इंप्रूव होती है, मायोग्लोबिन स्टोरेज भी इंप्रूव होती है, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं हम लोग को देखने में मिला। ठीक है, क्रिएटिनाइन का लेवल भी इंक्रीज होता है, उसके अलावा क्या होता है मायोकाइनेज का लेवल भी इंक्रीज होता है। इन अदर वर्ड्स जितनी भी मसल की प्रोटीन्स है वहाँ पर वो इंक्रीज होती हैं, एटीपी की प्रोडक्शन
प्रोडक्शन इंप्रूव होती है, एज अ रिजल्ट जो है वो फटीग रेजिस्टेंट होती है और मसल की कैपेबिलिटी बढ़ती है। और इसी तरह यही सारे के सारे जो गेन्स हैं आपको देखने में मिलते हैं इंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास आती है बॉडी कंपोजिशन के अंदर क्या चेंज होता है। वो कहते हैं कि जब भी कोई भी इंसान जो है वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करता है, जिसमें पर्टिकुलरली वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, तो लीन बॉडी मास इंक्रीज होता है, यानी उसकी बॉडी का जो हेल्दी वेट है वो गेन होता है। ठीक है, जबकि फैट जो है उसकी कंपोजिशन कम होती है। इसी तरह इंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर वो कहते हैं कि लीन बॉडी मास के अंदर हम ज़्यादा नहीं जा रहे, क्योंकि ये देखिए ना, ये बात तो हम लोग को ऊपर भी पता चल रही है कि हम लोगों ने कहा हाइपरट्रॉफी नहीं होती है इंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर, हाइपरट्रॉफी नहीं होती है, साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, मास इंक्रीज नहीं हो रहा, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा। एज अ रिजल्ट वो कहते हैं कि कोई चेंज आपको बॉडी मास के अंदर तो देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन फैट जो है ये भी बर्न करती है, कैलोरीज तो ऑब्वियसली बर्न होंगी होंगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। वो कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज में आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंडन्स की, लिगामेंट की, सब चीज़ों की इंप्रूव होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जब भी किसी भी टिश्यू के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है ना, तो आपकी कोलेजन की प्रोडक्शन उस जगह पे ना इंप्रूव होती है, तो ये चीज़ इसके अंदर आती है। उसके बाद वो कहते हैं कि बोन मिनरल डेंसिटी इंप्रूव होती है, एज अ रिजल्ट आपकी बोन भी इंप्रूव होगी और बोन का मास भी इंक्रीज होगा। इसी तरह यहाँ पर भी ये कहते हैं कि इसमें भी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और बोन मिनरलाइजेशन भी इंप्रूव होती है, पर्टिकुलरली जब भी कोई वेट बेरिंग एक्टिविटीज करता है। यहाँ पर आपको एक लॉ याद होगा जो हमने पढ़ा भी था, दैट इज कॉल्ड एज वुल्फ लॉ। वो कहता है कि आपकी बॉडी के ऊपर, बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, दैट कैन बी योर कनेक्टिव टिश्यू, वो स्ट्रक्चर आपकी कोई बोन हो सकती है, कुछ भी, उसके ऊपर जब भी कोई भी स्ट्रेस लगता है तो आपकी बॉडी खुद को उस स्ट्रेस से अडेप्ट करती है, जिसको वुल्फ लॉ कहते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतनी ज़्यादा अडेप्टेशन होंगी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर भी आती है। जब बोन के ऊपर स्ट्रेस होता है, बोन मिनरलाइजेशन इंक्रीज होती है, मिनरलाइजेशन इंक्रीज होती है तो बोन की स्ट्रेंथ वगैरह इंप्रूव होती है। आई होप कि आपको एक चीज़ की क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या क्या स्केलेटल मसल अडेप्टेशंस होती हैं। अगर आप लोग अपनी बुक से इसकी थ्योरी रीड करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। आप इस जो भी नोट्स हैं इनको भी रीड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप खाली टेबल भी कर लेंगे इट वुड बी इनफ, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये सारा इतना कुछ याद रहने वाला भी नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ें और इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।